मैं एक अकेला जिम टीचर हूँ। हर दिन ऑफिस में बैठकर अपनी खूबसूरत कॉलीग को ब्लैक स्टॉकिंग्स में देखना ही मेरी फेवरेट हॉबी थी। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस में वैलोरेंट खेलते हुए काम से बच रहा था, तब मुझे अचानक पता चला कि मेरा माउस कर्सर कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर भी मूव कर सकता है। मैंने इंस्टिंक्टिवली माउस क्लिक किया और सामने रखा पानी का ग्लास तुरंत गिर गया। ये माउस रियल वर्ल्ड की चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। ये तो असली रिमोट टेलीकिनेसिस निकला। मैंने धीरे से माउस कर्सर को पास बैठी ब्यूटीफुल ग्रेट डायरेक्टर सेराफीना की तरफ ले गया। कर्सर को उसकी डेस्क के नीचे ले जाकर उसके नंगे पैर पर हल्का सा क्लिक किया। अचानक उसके पैर में गुदगुदी सी हुई। सेराफीना घबराकर तुरंत अपनी हाई हील्स उतार बैठी। ये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने लगातार माउस क्लिक करना शुरू कर दिया। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। मेरा तो एक्साइटमेंट में नाक से खून निकलने वाला था। ये माउस सच में एक अल्टीमेट ट्रेजर था। जैसे ही शर्म से लाल होकर सेराफीना रेस्टरूम की तरफ भागी, मैंने तुरंत अपना माउस बैंक से निकाले हुए 10,000 युआन के कैश पर ले गया। माउस के अंदर कंप्यूटर की तरह एक सब मेन्यू खुल गया। मैंने बिना सोचे कॉपी दबाया, फिर पेस्ट। अगले ही सेकंड हवा में से एक और बंडल कैश का सामने आ गिरा। मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी स्माइल गायब हो गई। हर नोट का सीरियल नंबर बिल्कुल सेम था। मैंने दूसरे नोट पर भी टेस्ट किया, रिजल्ट वही था। अगर मैं इस तरह कैश कॉपी करता रहा तो जल्दी ही पुलिस पकड़ लेगी। तो बिना पकड़े जाए पैसे कैसे कमाऊं? मजबूरी में मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। इस बार मैंने एक पेन पर कर्सर ले जाकर कॉपी और पेस्ट किया। अगले सेकंड बिल्कुल सेम पेन सामने आ गया। हर डिटेल ओरिजिनल जैसी ही थी। मैं लगातार टेस्ट करता रहा, लेकिन तभी मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि सेराफीना मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी और मैं अभी तक ऑफिस में वैलोरेंट खेलकर बैठा हुआ था। काय, तुम फिर काम छोड़कर गेम खेल रहे हो? ये बोलते ही उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत बचकर साइड ले लिया। इस बात पर वो और भी गुस्सा हो गई। काय, बिलीव करो, मैं प्रिंसिपल को बोलकर तुम्हें आज ही निकलवा दूंगी। और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। काय, तुम्हें हुआ क्या है? लगभग 30 साल के हो गए हो। ना घर, ना कार, ना सेविंग्स, ना गर्लफ्रेंड। रोज सिर्फ 3,000 युआन की सैलरी पर काम करते हो। फिर भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसकी हर बात सीधा मेरे दिल में चुभ रही थी। लेकिन अब मेरे पास सुपर माउस था। उसके बोलते बोलते ही मेरे हाथ का माउस ऑटोमेटिकली सेराफीना की तरफ पॉइंट हो गया। मैंने राइट क्लिक किया। कॉपी पेस्ट करने का मन तो बहुत था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। तभी मेरी नजर नीचे वाले डिटेल्स ऑप्शन पर पड़ी। जैसे ही मैंने क्लिक किया, सेराफीना की सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। नेम सेराफीना, एज 25, हाइट 170, वेट 50, कंडीशन 95 पॉइंट्स, ब्रांड न्यू, अनओपेंड। एक मिनट, ये माउस सिर्फ चीजों को कॉपी नहीं करता, ये उनकी डिटेल्स भी दिखा सकता है। बस यही है मेरा असली पैसा कमाने का तरीका। काय, मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? ड्रामा बंद करो। मैंने हंसी के साथ जवाब दिया। सुनो सेराफीना, बहुत जल्द मैं लग्जरी कार्स चलाऊंगा, मैंशन में रहूंगा और शायद तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लूं। सेराफीना जोर से हंस पड़ी। काय, तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे। तुम्हारे जैसा आदमी स्कूल के बाहर कुछ भी नहीं हो। मैंने तुरंत फोन निकाला। अच्छा, ये बात दोबारा बोलना। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सेराफीना ने बिना डरे कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं सेराफीना सबके सामने कह रही हूं, काय एक लूजर है। अगर कभी इसके पास लग्जरी कार्स और मैंशन आ गए तो ये मेरे सामने घुटने टेक कर कॉन्क्वेस्ट गाएगा और इसकी सेक्रेटरी भी बन जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उससे एक शब्द और बोलने का मौका दिए बिना अपना टीचर आईडी कार्ड सीधा डेस्क पर फेंक दिया। सेराफीना, बस देखते जाओ। ये कहकर मैं स्टाइल से स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। स्कूल छोड़ते ही मैं सीधा पांजियावान एंटीक मार्केट पहुंच गया, क्योंकि मुझे पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया मिल चुका था। मेरा सुपर माउस हर चीज की असली वैल्यू बता सकता था। मेरे लिए यह पूरा एंटीक मार्केट एक गोल्ड माइन था। मैंने चुपके से पॉकेट के अंदर माउस कर्सर कंट्रोल करना शुरू किया। ये कर्सर सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। मैं हर स्टॉल की हर आइटम स्कैन कर रहा था। तभी एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर कर्सर रुक गया। उसके अंदर ट्रेजर था। मैं एक्साइटमेंट में उस बॉक्स की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही एक आदमी ने बॉक्स उठा लिया। उसने बॉक्स खोलते ही जोर से चिल्लाया, किस्मत हो तो ऐसी, ये इंपीरियल जेड सील है। अगर चाहिए तो सिर्फ 1 लाख युआन। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। अगर ये असली इंपीरियल जेड सील होता तो ये शॉपकीपर खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देता। तभी सुपर माउस ने उस आइटम की डिटेल्स दिखा दी।
लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट कैन कॉज स्किन डिजीज। सीधी बात, ये पूरी तरह से फेक था। लेकिन हैरानी की बात, एक आदमी ने सच में उसे खरीद लिया। मैंने सोचा मेरा चांस गया, लेकिन मेरी नजर बॉक्स के अंदर रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। शॉपकीपर बोला, बॉक्स छोड़ दो, ये किताब फ्री में ले जाओ, बॉक्स ही असली एंटीक है। मैंने किताब हाथ में ली और उसी वक्त सुपर माउस ने उसकी वैल्यू दिखाई, 100 मिलियन युआन। मैं शॉक में जम गया। ये तो एक नॉर्मल मॉडर्न बुक लग रही थी, पब्लिकेशन डेट भी पीछे क्लियरली प्रिंटेड थी। फिर ये सुपर माउस इसे 100 मिलियन कैसे बता रहा है? क्या सिस्टम में बग आ गया, या फिर इस किताब के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट छुपा है जो दुनिया को अभी तक पता ही नहीं? ये तो बिल्कुल मेरे मेजर से रिलेटेड है। बॉस, ये बुक कितने की है? मुझे ये सच में चाहिए। मेरी बात सुनते ही शॉपकीपर तुरंत सस्पिशियस हो गया। उसने किताब मेरे हाथ से झटके से छीन ली और ध्यान से चेक करने लगा। ये बॉस इतना चालाक है, कहीं इसे सच में कोई सीक्रेट तो नहीं मिल गया? क्या 100 मिलियन की वैल्यू किताब की नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे किसी स्टैंप की है? मैं टेंशन में उसकी हर मूवमेंट देख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने कैजुअली किताब मेरी तरफ फेंक दी। ले जा, 300 युआन दे और निकल। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दी। पास खड़े लोग हंसने लगे। अरे देखो, ये लड़का कोडिंग वाली बुक खरीद रहा है। ये तो शिनवा बुक स्टोर में कुछ ही पैसे में मिल जाती है। देखो देखो, खुशी के मारे पागल की तरह हंस रहा है। बेटा, कोई बड़ा बार्गेन मिल गया क्या? मैं अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट दबा रहा था। नहीं, अभी हंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुक की असली वैल्यू तो सबके सामने क्लियर थी। इसका मतलब 100 मिलियन की चीज इस किताब के अंदर ही कहीं छुपी हुई है। मैंने एक एक पेज ध्यान से पलटना शुरू किया। ना कोई नोट, ना कोई हिडन पेपर, ना कोई स्टैंप, कुछ भी नहीं। तभी आसपास के लोग भी क्यूरियस होने लगे। ये किताब में क्या ढूंढ रहा है? क्या पेजेस के अंदर कोई ट्रेजर छुपा है? कुछ नहीं है, बॉस ने अभी खुद चेक की थी। फिर इसमें ऐसा क्या है? मैं पेज पलट ही रहा था कि अचानक एक पेज पर नंबर्स की एक अजीब सी स्ट्रिंग नजर आई। बस वही, सुपर माउस जिस चीज को 100 मिलियन बोल रहा था। ये नंबर्स का मतलब क्या है? तभी पीछे से एक आदमी आया। मुझे ये बुक बहुत पसंद आ गई है, क्या तुम ये मुझे बेच दोगे? मैं तुरंत अलर्ट हो गया। मेरे पास भी इस बुक की कॉपी है, तुम मुझसे ये क्यों खरीदना चाहते हो? कितने में बेचोगे? मुझे तुरंत समझ आ गया, इस आदमी का टारगेट किताब नहीं, ये नंबर्स हैं। मैं सीधा बोल पड़ा, अभी तक तुमने बुक नहीं खरीदी, लेकिन जैसे ही मैंने ये नंबर्स देखे वैसे ही तुम अचानक सामने आ गए। अब तुम इसे खरीदना चाहते हो? मतलब ये बुक नॉर्मल नहीं है। जो आदमी कैजुअली एक बुक के लिए 1 मिलियन देने को रेडी हो, वो बेवकूफ तो हो नहीं सकता। पास खड़े लोग भी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। हाँ, ये बात तो सही है, बुक देखने में नॉर्मल लग रही है, लेकिन अगर कोई 1 मिलियन देने को रेडी है तो जरूर कोई सीक्रेट है। चश्मा वाला आदमी ने जल्दी से सिचुएशन संभालने की कोशिश की। लिटिल ब्यूटी, तुम ज्यादा सोच रही हो, मुझे बस ये बुक पसंद है। इन नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं। पहले मुझे बाकी पेजेस देखने दो। मैं सिर्फ कंपेयर करना चाहता हूं कि ये पब्लिश्ड वर्जन से मैच करती है या नहीं। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। कितना चालाक है, इसे सिर्फ ये नंबर्स चाहिए, लेकिन ये नंबर्स तो इतने लोग देख चुके हैं। अगर सिर्फ एक ही पेज इंपॉर्टेंट होता तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती। मतलब आगे के पेजेस में भी इसी तरह के और नंबर्स होंगे। ये सोचकर मैंने तुरंत प्लान बदल दिया। सिर्फ मुझे दिखाई देने वाले एंगल का फायदा उठाते हुए लगभग 20 पेजेस के ऊपर वाले मार्जिन में मैंने बॉल पॉइंट पेन से वैसे ही रैंडम नंबर्स लिख दिए। अब देखते हैं असली टारगेट क्या है। चश्मा वाला आदमी कंफ्यूज हो गया। ये सब क्या है? लिटिल ब्यूटी, जरा जोर से पढ़कर सुनाओगी? मैं मुस्कुराया। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम नहीं बताओगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, सिर्फ तुम ही सब कुछ क्लियरली देखना चाहते हो। मैं तो रोज हिडन ट्रेजर्स ढूंढता हूँ, आज तक किसी ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया। तभी उसने कहा, मैं भी प्रोग्रामर हूं। मैं हैरान रह गया, लेकिन ये नंबर्स कोडिंग लैंग्वेज जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। शाम भी हो चुकी थी। मैंने सोचा चलो किसी टी हाउस में बैठकर आराम से देखते हैं। सब लोग घर जाओ। मैं वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल शांत नहीं बैठे। कई लोग चुपके से फोन मिलाने लगे। इसी वक्त थॉमसन रिविएरा के एक लग्जरी विला में टॉप टियर टेक कंपनी का पार्टनर जाओ गाओ किसी प्रोडक्ट टेस्टिंग में बिजी था। फोन बार बार बजने से वो इरिटेट हो गया। ओल्ड जाओ, जरा देखना ये नंबर्स किस चीज के हैं। कोई कह रहा था ये 1 मिलियन के लायक हैं। जाओ गाओ गुस्से में बोला, तुम्हारे बस और कोई काम नहीं है? मैं प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूं। दूसरी तरफ से जवाब आया, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट तो तुम ही हो, बस एक बार देख लो। जाओ गाओ ने मैसेज खोला। जैसे ही उसने नंबर्स देखे, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ये नंबर्स तुम्हें किसने दिए? एक प्रोग्रामिंग बुक में मिले हैं। पहले ये बताओ ये है क्या? बस क्यूरियोसिटी थी। जाओ गाओ कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ये सच में प्रोग्रामिंग बुक से मिले हैं तो मैं 70 to 80% श्योर हूं ये बिटकॉइन प्राइवेट की है। दूसरी तरफ वाला आदमी हैरान रह गया।
70-80%? कंफर्म कैसे होगा? जाओ गाओ ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। उसने तुरंत वो स्ट्रिंग सिस्टम में एंटर की। अगले ही सेकंड उसकी आंखें फट गईं। वॉलेट के अंदर पूरे 280 बिटकॉइंस पड़े थे। दूसरी तरफ से आवाज आई, बस इतने ही? जाओगाओ गुस्से से बोला, बिटकॉइन का करंट प्राइस चेक किया है? एक बिटकॉइन $60,000 का चल रहा है। 280 बिटकॉइंस मतलब लगभग $16.8 मिलियन। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 100 मिलियन युआन से भी ज्यादा। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। वैसे तुरंत कून सी और बाकी सबको कॉल करो। हमें ये बुक हर हाल में खरीदनी होगी, इससे पहले कि उस लड़के को समझ आ जाए कि ये बिटकॉइन प्राइवेट की है। अगर जाओ गाओ के हाथ ये प्राइवेट की लग गई तो वॉलेट के 100 मिलियन उसके हो जाएंगे। लेकिन बिटकॉइन सिर्फ प्राइवेट की से नहीं चलता, उसके लिए पब्लिक की और वॉलेट एड्रेस भी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक की बैंक कार्ड की तरह होती है, जिसे दूसरे लोगों को दिया जा सकता है। वॉलेट एड्रेस अकाउंट नंबर की तरह होता है, जहां पैसे ट्रांसफर होते हैं। और प्राइवेट की एटीएम पिन की तरह होती है, जिसके बिना कोई भी बिटकॉइन एक्सेस नहीं कर सकता। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह बेड से उठ गया। सुबह उठते ही मैंने चेक किया कि चांगसोंग अभी भी सो रहा है या नहीं। उसके बाद मैंने वो बुक उठाई, ब्रेकफास्ट किया और सीधा पंजिया युआन निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, रोड के साइड 2 टैक्सीज आकर रुक गईं। उनमें से टोटल 8 आदमी बाहर निकले। नमस्ते सर, तुम झाओगाओ हो? आप मुझे जानते हैं? कल पंजिया युआन में आपको वो बुक खरीदते हुए देखा था। उस बुक के बारे में कहीं और बैठकर बात करें। मैं सीधा मुस्कुरा दिया। तुम लोग उस नंबर्स वाली स्ट्रिंग के लिए आए हो ना? इतना बोलते ही और भी कई गाड़ियां आकर रुक गईं। उनमें से कई लोग उतरकर सीधा मेरी तरफ चलने लगे। हेलो मिस्टर ए। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में मैं कई बड़े लोगों से घिर चुका था। सभी अपने अपने फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स लग रहे थे। मतलब इन सबको स्ट्रिंग का असली मतलब पता है, और यहां सिर्फ मैं ही हूं जिसे कुछ नहीं पता। एक आदमी बोला, लिटिल ब्यूटी, ये सिर्फ बिटकॉइन पब्लिक की नहीं है, बुक मत बेचना, ये सब लोग बार्गेन मारने आए हैं। सबसे पहले जो आया था उसका नाम झाओगाओ था। वो सुपर ए कंपनी का पार्टनर था। उसके लेफ्ट में खड़ा आदमी भी एक फेमस टेक कंपनी का पार्टनर था। मुझे लगा था बस प्रोग्रामर्स का ग्रुप है, लेकिन सबके सब इसी बुक के पीछे पड़े थे। एक आदमी बोला, सर ये बुक आपके किसी काम की नहीं, मैं 2 मिलियन देता हूं, तो तुम भी बार्गेन मारने आए हो। मैं इसीलिए नहीं बेच रहा क्योंकि प्राइस सही नहीं है, तुम लोग ये ऑफर दो। एक आदमी बोला, ठीक है, सीधी बात करता हूं, कल जो स्ट्रिंग मिली थी वो बिटकॉइन पब्लिक की है। शायद आप बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। मैंने बोला, हाँ, मुझे सच में ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसने समझाना शुरू किया। बिटकॉइन में पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होते हैं। कल वाली स्ट्रिंग पब्लिक की थी। उसके थ्रू कोई भी वॉलेट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकता है। आप लोगों ने शायद ऑलरेडी उस वॉलेट का बैलेंस चेक कर लिया होगा। उसमें कितना बिटकॉइन है? मैं पूछ बैठा। आदमी बोला, आज बिटकॉइन का मार्केट प्राइस लगभग $60,000 पर कॉइन है, लेकिन पब्लिक की सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाती है। बिटकॉइन को ओन करने के लिए प्राइवेट की जरूरी होती है। प्राइवेट की के बिना चाहे आप वॉलेट देख लो, बिटकॉइन कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस बुक में सिर्फ पब्लिक की मिली है, प्राइवेट की है या नहीं, हम लोग बस उस पॉसिबिलिटी को खरीदना चाहते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। किसने बोला मुझे कुछ नहीं पता? बुक के पीछे वाले पेज पर भी एक और नंबर्स की स्ट्रिंग लिखी हुई है, क्या पता वही प्राइवेट की हो? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बात भी सही है। एक आदमी तुरंत बोला, अभी इसी वक्त लॉयर बुला लेते हैं। सर, 10 मिलियन का ऑफर सिर्फ अभी के लिए है, बस एक कंडीशन है, अभी तक आपने उस दूसरी स्ट्रिंग को वेरीफाई नहीं किया होना चाहिए। अगर मैं होता तो 10 मिलियन लेकर डील कर देता। आखिर कैश तो रियल होता है, कौन जाने वो सेकंड स्ट्रिंग प्राइवेट की हो या ना हो। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो, मैं प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर हूं। ट्रेजर हंटिंग का मतलब ही रिस्क लेकर बड़ा रिवॉर्ड पाना होता है। 10 मिलियन टेम्पटिंग है, लेकिन मैं गैम्बल करूंगा। वो आदमी हंस पड़ा। ब्रदर, अब जब तुमने डिसीजन ले लिया है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। ये कहकर उसने अपना बिजनेस कार्ड मुझे दे दिया। अगर कभी बिटकॉइन या इस मैटर में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने बोला, बुक नहीं बेचूंगा, लेकिन क्यूरियोसिटी दूर कर देता हूं। मैं अभी इसी वक्त लॉग इन करके दिखा देता हूं। सब लोग सांस रोककर देखने लगे। मैंने धीरे से फोन निकाला, वेबसाइट खोली और वो की एंटर कर दी। अगले ही सेकंड वॉलेट स्क्रीन खुल गई। मैं सीधा लॉग इन हो गया और उस वॉलेट में पूरे 280 बिटकॉइन पड़े थे। सब लोगों की आंखें फट गईं। क्या ये सच में लॉग इन हो गया? क्या बेवकूफी की। बॉस लिन को 10 मिलियन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। किसी का दिल टूटने की आवाज आ रही है, एक आदमी उदास होकर बोला। मैंने फोन बंद कर दिया। पता है,
तुम लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बुक बेच दूंगा, लेकिन मुझे पैसे की इतनी जरूरत नहीं। मैं नहीं बेचूंगा, हो सकता है फ्यूचर में इसकी वैल्यू और बढ़ जाए। मैं उन सबको इग्नोर करके सीधा एंटीक मार्केट के अंदर चला गया। पीछे से एक आदमी सिर पकड़कर बैठ गया। काश मैंने सीधा 50 मिलियन ऑफर कर दिया होता, अब बहुत पछतावा हो रहा है। जैसे ही मैं एंटीक सिटी के अंदर गया, मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना। कल स्क्रैप स्टेशन के पास एक बड़ा बॉक्स भर के एंटीक्स आए हैं, अगर देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे कान खड़े हो गए। परफेक्ट चांस, आज सुपर माउस की असली टेस्टिंग होगी। मैं सीधा स्क्रैप स्टेशन पहुंच गया। अंदर घुसते ही मैंने आदत से मजबूर एक कुत्ते के सिर पर हाथ फेर दिया, लेकिन बिना नोटिस किए मेरा सुपर माउस कर्सर सीधा उसके डॉग बोल पर क्लिक हो गया। स्क्रीन पर वैल्यू आई, डॉग बोल, मार्केट वैल्यू 300 मिलियन। मैं वहीं जम गया। क्या 300 मिलियन? 2 घंटे से जिस चीज का वेट कर रहा था वो शायद यही थी। मैं तुरंत बॉस के पास गया। बॉस, सुना है कल बहुत सारे एंटीक्स आए हैं, देख सकता हूं? बॉस हंसकर बोला, हाँ, अंदर रखे हैं, हर पीस 5,000 युआन। मैं अंदर गया। हर चीज क्लियरली प्राइस के साथ रखी हुई थी। ये पूरी तरह से विजन टेस्ट था, लेकिन मेरे पास सुपर माउस था। मैं हर चीज स्कैन करता जा रहा था। अंदर सच में काफी वैल्यूएबल एंटीक्स भी थे, साथ ही बहुत सारा पुराना जंक भी पड़ा था। कुछ तो हाई क्वालिटी फेक एंटीक्स भी निकले। लगता है बॉस असली और फेक मिलाकर सबको लूट रहा है। सच में एंटीक वर्ल्ड बहुत डीप है। मैंने कुछ सिलेक्टेड आइटम्स उठा लिए। ये मेरी रियल टारगेट को हाइड करने का कवर भी बन जाएगा। जब मैं बाहर निकला, हाथ में एंटीक्स का बड़ा ढेर था। मेरे पीछे चल रहे लोग शॉक हो गए। लिटिल ब्रदर, तुमने इतनी सारी चीजें खरीद ली, क्या ये सब असली है? बॉस पेमेंट लेने के लिए रेडी खड़ा था। ठीक है, क्यूआर स्कैन करो। मैंने पेमेंट कर दी। फिर मैंने कैजुअली बोला, बॉस, आपके पास काफी अच्छा माल है। बॉस हंस पड़ा। अच्छा माल? उससे भी बेटर चीज है मेरे पास, देखना चाहोगे? उसने बाहर उंगली से इशारा किया। वहां आउटडोर स्टोव के नीचे एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। ध्यान से देखा तो वो नॉर्मल पत्थर नहीं था, वो 2 टुकड़ों में टूटा हुआ एक पुराना स्टोन टैबलेट था। उस पर पुराने इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए थे। बॉस बोला, पहले भी कई मिडलमैन इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन इतना कम पैसा ऑफर किया कि एक पैक की भी वैल्यू नहीं बनी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो। मैं धीरे से उस स्टोन टैबलेट के पास गया और नीचे झुककर ध्यान से देखने लगा। पूरा स्टोन टैबलेट तेल और ग्रीस से ढका हुआ था। मुझे सिर्फ उन कैरेक्टर्स का रफ आउटलाइन ही दिख रहा था। असल में क्या लिखा था ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैंने चुपके से अपनी पॉकेट से सुपर माउस निकाला और स्टोन पर पॉइंट किया। डैम, ये तो सच में ट्रेजर है। बॉस, ये स्टोन जरा बाहर निकाल दो। बॉस हंस पड़ा। ये कुत्ता काफी डेंजरस है, अगर यकीन नहीं है तो इसका खाना छीन के देख लो। बाकी लोग भी हंसने लगे। भाई, पहले कुत्ते को आराम से खाना तो खाने लेने दे, इससे तो नहीं जीत पाएगा। मैं भी हंसकर बोला, ठीक है, बाद में इसी को पका के खा लूंगा। लेकिन सच कहूं तो इस वक्त मेरा पूरा ध्यान स्टोन पर नहीं, बल्कि डॉग बोल पर था। ऊपर से देखने में वो सिर्फ एक पुराना आयरन का बोल लग रहा था, लेकिन उसकी शेप बहुत ही अजीब थी। उसे सिर्फ बोल कहना भी उसकी इंसल्ट थी। बॉस ने हैरानी से पूछा, क्या तुम ये डॉग बोल खरीदना चाहते हो? सब लोग शॉक हो गए। अरे, ये तो सच में डॉग बोल खरीद रहा है। लेकिन कुछ एंटीक डीलर्स के चेहरे सीरियस हो गए। एक मिनट, कहीं इसने बोल में कुछ देख तो नहीं लिया? तभी किसी ने बोल उल्टा किया। अरे, इसके नीचे कुछ नंबर्स और एक नाम इनग्रेव्ड है। बॉस ने कैजुअली कहा, ये बोल हमारे पुरखों से चला आ रहा है। सब लोग जोर से हंस पड़े। पुरखों से सिर्फ कुत्ते को खाना खिलाने के लिए? क्या मस्त बहाना है। बॉस बोल मेरे पास ले आया। मैंने ध्यान से चेक किया। बोल मोटा आयरन का बना हुआ था। नीचे एक नाम और नंबर्स लिखे थे, जाओ देबाओ 01203। मुझे इन नंबर्स का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुपर माउस कुछ और ही बता रहा था। उसके हिसाब से ये आयरन नहीं, वेस्टर्न जो डायनेस्टी का ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट था। मैं एकदम शॉक हो गया। आयरन का बोल ब्रॉन्ज कैसे हो सकता है? मैंने बॉस से पूछा, बॉस, ये चीज आपको मिली कहां से? बॉस बोला, लेना है तो ले जाओ, पहले ही बोला था हर आइटम 5,000 युआन का है। लोग फिर से हंसने लगे। ये बंदा पैसे उड़ा रहा है, नीचे कुछ नंबर्स लिखे होने से एंटीक थोड़ी बन जाता है। लगता है कुत्ते से बदला ले रहा है। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए पेमेंट कर दी। बॉस खुश हो गया। उसके बाद मैंने डॉग बोल को टैप के पानी से अच्छी तरह से धो दिया। स्टोन टैबलेट पर जमी ग्रीस और मिट्टी भी साफ कर दी। बॉस ने बोल के लिए एक बैग भी दे दिया और स्टोन टैबलेट को बाहर तक पहुंचाने में मदद भी की।
मैंने अपनी कार का ट्रंक खोला और ब्रोकन स्टोन टैबलेट उसमें रख दिया। बॉस मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। कार चलाते हुए मैं बस एक ही बात सोच रहा था, आज तो मैं ऑफिशियली अमीर बन गया। टाइम मिला तो दोबारा आकर पूरा ट्रक भर के सामान खरीदूंगा। मेरी नजर बार बार पैसेंजर सीट पर रखे उस आयरन बोल पर जा रही थी। ये कोई नॉर्मल बोल नहीं था, ये वेस्टर्न जो डायनेस्टी का असली ब्रॉन्ज ट्रेजर था। मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था, मैंने सच में कुत्ते का फूड बोल खरीद लिया। ये तो हद ही हो गई। उधर पास के एक प्राइवेट रूम में कुछ टॉप एंटीक एक्सपर्ट्स चाय पी रहे थे। एक एक्सपर्ट ने अचानक कप टेबल पर रख दिया। क्या हुआ ओल्ड जाओ, तबीयत तो ठीक है? दूसरे एक्सपर्ट ने पूछा। ओल्ड साओ ने धीरे से कहा, मैंने उस लड़के को देखा है, उसने एक नेशनल ट्रेजर खरीद लिया। सब हैरान रह गए। नेशनल ट्रेजर? वही लड़का जो स्क्रैप यार्ड से डॉग बोल लेकर गया? ओल्ड जाओ ने सीरियस होते हुए सिर हिला दिया। हाँ, वही डॉग बोल नेशनल ट्रेजर है। उसने बोल के नीचे लिखा नाम और नंबर्स याद कर लिए थे। तीनों एक्सपर्ट्स की सांसें एक साथ तेज हो गईं। ये तो जाओ दबाओ के हैंडल किए हुए नेशनल ट्रेजर्स वाली बैच का पीस है, जो मंगोल इन्वेजन के टाइम गायब हो गई थी। एक एक्सपर्ट तुरंत बोला, मैं अभी अपने फादर को कॉल करता हूं। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, उस लड़के को कैसे पता चला? क्या उसने पहचान लिया? दूसरा एक्सपर्ट बोला, इम्पॉसिबल, ये पहचानना इंसान के बस की बात नहीं। शायद सिर्फ उसकी शेप देखकर उसे लगा होगा कि ये एंटीक हो सकता है, लेकिन असली आइडेंटिटी ये कोई नहीं जान सकता। सब लोग तुरंत मेरे पीछे भागे। यंग मैन, क्या तुम ये बोल बेचोगे? एक एक्सपर्ट बोला। तुम्हें पता भी है ये क्या है? मैं मुस्कुराया। लगता है एक्सपर्ट्स की नजर काफी तेज है। एक और एक्सपर्ट बोला, ये वही बोल है जो अभी थोड़ी देर पहले कुत्ता यूज कर रहा था। तुमने तो बेचारे कुत्ते का खाने का बोल ही छीन लिया। मैं हंस पड़ा। आप लोग भी एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कुछ खास नहीं है, अब सब खरीदना चाहते हो। इसके ऊपर सिर्फ आयरन की कोटिंग है, लेकिन वेल्डिंग इतनी परफेक्ट है कि जॉइंट्स दिख ही नहीं रहे। अगर इसे कट करें तो अंदर असली चीज मिल सकती है। दूसरा एक्सपर्ट घबरा गया। नहीं, कट किया तो नेशनल ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी एक आदमी बोला, यंग मैन, प्राइस बोलो, मैं 100 मिलियन युआन देता हूं। मैं भी हैरान रह गया। अभी तो 10 मिलियन ऑफर कर रहे थे, सीधा 100 मिलियन। एक्सपर्ट बोला, तुम्हें पता भी है इसके अंदर क्या है? मैं बस हल्का सा बोल को धक्का दिया। आयरन की लेयर के नीचे सच में कुछ लेटर्स नजर आ रहे थे। एक्सपर्ट एक्साइटमेंट से चिल्लाया, ये वेस्टर्न जो ब्रॉन्ज आर्मर प्लेट है, नेशनल ट्रेजर का भी नेशनल ट्रेजर। दूसरा एक्सपर्ट तुरंत बोला, मैं 400 मिलियन युआन देता हूं। ये ऑफर मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर था। कुछ ही देर में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। लेकिन जब मैं दोबारा एंटीक मार्केट में बार्गेन ढूंढने जाने लगा, मैंने पीछे मुड़कर देखा, हर तरफ लोग मुझे भूखे भेड़ियों की तरह घूर रहे थे। लगता है अब मैं टारगेट बन चुका हूं। मैं सीधा स्कूल फैकल्टी डॉर्मेटरी की तरफ निकल गया। रास्ते में मैंने सुपर माउस के और फीचर्स टेस्ट किए, और तब मुझे सबसे शॉकिंग बात पता चली। ये माउस सिर्फ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज के स्टैट्स मॉडिफाई भी कर सकता है। चाहे लुक्स हो, फिजिक हो या वेल्थ, सब कुछ बदला जा सकता था। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह सिस्टम हद से ज्यादा ओवरपावर्ड था। मैं सोचने लगा, अगर मैं अपनी कॉम्बैट पावर को सीधा 100 मिलियन के लेवल तक बढ़ा दूं तो। लेकिन जैसे ही मैंने वैल्यू बढ़ानी चाही, सिस्टम एरर। मैं तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोलकर देखने लगा। उसमें मेरा नेम, एज, हाइट, वेट, लुक्स और चार्म सब दिख रहा था, और इन सबको मॉडिफाई भी किया जा सकता था। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी था, मैं दिन में सिर्फ 2 बार ही किसी चीज के स्टैट्स मॉडिफाई कर सकता था। ठीक है, तो पहले वेल्थ बढ़ाते हैं। पूरा दिन बार्गेन ढूंढना भी कोई काम हुआ। वेट तो कभी भी बदल सकता हूं। सबसे मुश्किल चीज तो मेरी हाइट है। मैं अपना एट्रीब्यूट पैनल देख ही रहा था कि तभी सामने से शू यू गुजरा और मुझे देखकर हंसने लगा। सबको लगता था मैं एक लूजर हूं, लेकिन उन्हें क्या पता, एक ही पल में मैं बिलियनियर बन सकता हूं। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसके आते ही आसपास के लड़के उसे देखने लगे। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल था, लेकिन उसका ऑरा बिल्कुल ठंडा और एलिगेंट। अरे, ये तो यूनिवर्सिटी टाउन की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ये किंग शी है, कैंपस की नंबर 1 गॉडेस, हर लड़के का क्रश। लेकिन आज तक उसने किसी को भाव नहीं दिया था। मैं चुपके से सुपर माउस उसकी तरफ ले गया। उसका एट्रीब्यूट पैनल खुल गया। मैं बस इंटीमेसी लेवल देखने ही वाला था कि तभी, क्या आप इंटीमेसी लेवल मॉडिफाई करना चाहते हैं? मैं हैरान रह गया। तभी एक ब्लॉन्ड लड़का मेरी तरफ देखकर हंस पड़ा। ऐसी ब्यूटी को देखने का भी तुझे हक नहीं है? मैं भी मुस्कुरा दिया।
उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने कपड़ों की तरफ इशारा करके बोला, ध्यान से देख, जो कपड़े मैं पहने हुए हूं ये बॉडी पर पहनी हुई रोल्स रॉयस है, जिंदगी भर मेहनत करेगा तब भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कपड़े छोड़ो, रोल्स रॉयस की बात कर रहा है, मैं जब चाहूं खरीद लूंगा। मैंने शांत आवाज में बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हारे सामने पूरी रोल्स रॉयस डीलरशिप ही खरीद लेता हूं। ये सुनते ही वो एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसे लगा शायद सामने कोई हिडन रिचमैन खड़ा है, लेकिन फिर भी उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलो डीलरशिप। थोड़ी देर बाद हम सब रोल्स रॉयस शोरूम पहुंच गए। सेल्समैन मुस्कुराकर बोला, सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने बोला, कार नहीं खरीदनी। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ डाला, अपने बॉस को बुलाओ। सेल्समैन घबरा गया, सर, बॉस को डिस्टर्ब करूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी। मैंने बोला, ठीक है, नंबर दे दो। उसने बिजनेस कार्ड होल्डर से बॉस का नंबर दे दिया। मैंने तुरंत कॉल लगाया, हेलो बॉस, मैं आपका शोरूम खरीदना चाहता हूं, प्राइस 100 मिलियन युआन। बॉस ने बिना सोचे जवाब दिया, डील। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। ब्लॉन्ड लड़के का तो मुंह खुला का खुला रह गया। ये स्क्रिप्ट में था ही नहीं। कुछ ही देर में शोरूम का ओनर खुद आ गया। आप ही शोरूम खरीदना चाहते हैं? मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, हाँ, 1 बिलियन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस भी हैरान था। एक आदमी जो एक ही बार में 1 बिलियन कैश निकाल सकता हो, उसकी बैकग्राउंड वो सोच भी नहीं पा रहा था। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही ब्लॉन्ड लड़के की लोन वाली BMW 3 सीरीज सीधा चैरिटी में डोनेट कर दी गई और मैंने शोरूम से सबसे खूबसूरत रोल्स रॉयस कलिनन चूज कर ली। मैं सीधा स्टाफ क्वार्टर्स लौट गया, लेकिन गेट पर ही मुझे मेरा पुराना रूममेट मिल गया। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। ये मेरी गर्लफ्रेंड टंगफेई है। टंगफेई वैसे काफी ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे पर सिर्फ एटीट्यूड था। उसने हंसकर पूछा, और तेरी गर्लफ्रेंड? उसे पता था कि मैंने जॉब छोड़ दी है और वो जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैं शांत रहकर बोला, अभी नहीं आ पाएगी। वो हंस पड़ा, क्या बात है, इतनी अगली है कि बाहर दिखाना नहीं चाहता? मैं भी मुस्कुराया, ठीक है, मैं अभी बुला लेता हूं। फिर मैंने चुपके से सुपर माउस निकाला, दूर प्लेग्राउंड में बैठी ये किंगशी पर कर्सर ले गया और सीधा उसका इंटीमेसी लेवल मैक्स कर दिया। सिर्फ मैक्स ही नहीं, इन्फिनिट। अगले ही सेकंड मेरे फोन पर उसका नंबर आ गया और उसके फोन पर मेरा नाम फ्लैश हुआ। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए कॉल रिसीव की। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो खड़ी हुई और सीधा स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ दौड़ पड़ी। सब लोग देखते रह गए। जैसे ही ये किंगशी अंदर आई, उसका हमेशा वाला कोल्ड एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ गई। सब लोग शॉक में जम गए। क्या ये किंगशी इसकी गर्लफ्रेंड है? इम्पॉसिबल। कैंपस की नंबर 1 ब्यूटी खुद इसके पास आ गई। आखिर इसमें ऐसा क्या है? उसने मुझे क्यों नहीं चुना? उस पल टैंग फेई और उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह बैकग्राउंड में चले गए। सबकी नजर सिर्फ ये किंगशी पर थी। मेरा पुराना रूममेट भी उसे घूरते हुए सोच रहा था, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। मेरा ईगो उस वक्त फुल सेटिस्फाई हो चुका था। मैं आराम से अपना लगेज पैक करने लगा। तभी मेरा रूममेट बोला, आज काई जा रहा है, चलो सबको डिनर खिलाता हूं। असल में वो पैसों का शो ऑफ करके मुझे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधा ये किंगशी के पास गया। चलो फूड स्टॉल चलते हैं। टैंग फे तुरंत बोली, फूड स्टॉल्स बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, गर्ल्स को थोड़ा अच्छा ट्रीट करना चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड भी अपनी अमीरी झाड़ने लगा, लेकिन मैंने दोनों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। मैं ये किंगशी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। पीछे से रूममेट चिल्लाया, सिर्फ खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या हुआ, देखना कितने दिन एटीट्यूड दिखाता है। जब हम बाहर आए, वो दोनों अपनी राइड का वेट कर रहे थे। उसने हंसकर पूछा, कैब का वेट कर रहे हो, लिफ्ट चाहिए? मैंने शांत आवाज में बोला, साइड हो जाओ, मेरी कार का रास्ता रोक रहे हो। वो जोर से हंस पड़ा, तुम्हारी कार? रोल्स रॉयस? मजाक मत कराओ। लेकिन अगले ही सेकंड रोल्स रॉयस कलिनन की हेडलाइट्स फ्लैश हुई। सब लोग एकदम चुप हो गए। उन्हें लगा असली ओनर अभी आएगा। लेकिन जब मैंने रिमोट से कार अनलॉक की, सबके चेहरे देखने लायक थे। वो लोग चुपचाप साइड हट गए और मेरी रोल्स रॉयस को रास्ता दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काफी देर वेट करने के बाद भी रोल्स रॉयस का ओनर कहीं नजर ही नहीं आया। ओनर गया कहां? हम तो कार भी हटा चुके हैं। मैं सीधा आगे बढ़ा और रोल्स रॉयस का डोर खोल दिया। आओ किंगशी, कभी किसी को उसके स्टेटस से जज मत किया करो। ये कहकर मैं अंदर बैठ गया। बाकी सब लोग बस दूर खड़े देखते रह गए। उनके चेहरों पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था।
मैं कैजुअली अपना हाथ पॉकेट में ले गया। अगले ही सेकंड सुपर माउस का कर्सर धीरे धीरे उस BMW की तरफ मूव हुआ जो उस ब्लॉन्ड लड़के की थी। मैंने चुपके से डिलीट पर क्लिक किया। पूफ, BMW हवा में गायब हो गई। ब्लॉन्ड लड़का पैनिक में इधर उधर देखने लगा। मेरी कार अभी तो यहीं खड़ी थी, कहां गई, कहां गई? सब लोग भी कंफ्यूज हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। स्कूल ब्यूटी को वापस कैंपस छोड़ने के बाद मैं सोचने लगा, इतनी ओपी एबिलिटी को वेस्ट करना बेवकूफी होगी। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने मार्केट से 2000 युआन का गोल्ड खरीदा, फिर सुपर माउस का कॉपी स्किल यूज किया। 1 सेकंड में 1 गोल्ड बार 2 बन गई, फिर 2 से 4, 4 से 8। कुछ ही देर में पूरी टेबल गोल्ड से भर गई। मैं खुद हंस पड़ा, मैं तो जीनियस निकला। उसके बाद मैं अलग अलग गोल्ड शॉप्स में जाकर उन्हें बैचेस में बेचना शुरू कर दिया। फिर मैं सीधा अमेरिका चला गया और वहां एक ही बार में 30,000 टन गोल्ड सेल कर दिया। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। बस एक ही चीज हुई, गोल्ड का मार्केट प्राइस सीधा नीचे गिर गया। सबसे पहले मैंने 10 बिलियन युआन अपनी मां के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उस रात मैं सिटी के सबसे एक्सपेंसिव नाइट क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। मेरी वेल्थ इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही दिनों में मैं चाइना के सबसे अमीर इंसान को भी पीछे छोड़ चुका था। मेरा नाम टाइम स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन्स पर चलने लगा। मैं दुनिया का सबसे यंग टॉप बिलियनर बन गया। एक दिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। समुद्र के बीच वाले आइलैंड के नीचे बड़ी टेक्टोनिक क्रैक मिलने की खबर। क्या इसका दुनिया पर असर पड़ेगा? न्यूज देखकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। चलो आज कुछ अच्छा काम करते हैं। मैंने तुरंत असिस्टेंट को एक जाइंट वेदर बलून अरेंज करने को बोला। उस बलून की मदद से मैं हजारों मीटर ऊपर आसमान में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मुझे वही अजीब आइलैंड दिख गया। मैंने पॉकेट से सुपर माउस निकाला, कर्सर आइलैंड पर ले गया। पहले मैं डिलीट बटन दबाने वाला था। 1 सेकंड में पूरा आइलैंड हमेशा के लिए गायब हो जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा, इतनी आसान मौत नहीं। मैं मुस्कुराया और डिलीट की जगह कट पर क्लिक किया। अगले ही सेकंड पूरा आइलैंड हवा में गायब हो गया, लेकिन मैंने उसे पेस्ट नहीं किया। घर लौटने के बाद मैंने असिस्टेंट को फोन लगाया। सोचो, अगर इस आइलैंड को आर्कटिक में गिरा दिया जाए तो कितना मजा आएगा। असिस्टेंट अरेंजमेंट्स करने चला गया। मैं बोर हो रहा था, इसलिए दोबारा पांजिया वन एंटीक मार्केट पहुंच गया। काफी टाइम हो गया था सुपर माउस से बार्गेन हंट किए हुए। मैं हर स्टॉल का सामान स्कैन करने लगा। तभी पहले ही स्टॉल पर मेरी नजर एक वास पर पड़ी। उसकी वैल्यू देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। मार्केट प्राइस 9 युआन, बाय बैक प्राइस 6 युआन। बस इतना। मैं कर्सर हटा ही रहा था कि गलती से वास के नीचे बिछे पुराने कपड़े पर चला गया। अगले ही सेकंड डिटेल्स खुल गई। आइटम, मिंग डायनेस्टी के फाउंडर की महारानी मां का हैंड कजीफ। एरा, होंग वू पीरियड। कंडीशन, ओल्ड। कलेक्शन वैल्यू, एक्सट्रीमली हाई। मैं हैरान रह गया। इतने सारे एंटीक्स के बीच असली ट्रेजर तो ये पुराना सा कपड़ा था। मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। मैं जेड पेंडेंट उठाकर बोला, मुझे तो ये वाला पसंद आया, कितने का दोगे? शॉपकीपर तुरंत बोला, तांग डायनेस्टी का जेड है, कल ही किसी ने 80,000 ऑफर किए थे। मैं पेंडेंट देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर बोला, इसमें बबल्स हैं, कलर भी अनइवन है, मुझे फेक एंटीक मत बेचो। ये सब डायलॉग मैंने एंटीक नॉवेल से याद किए थे। शॉपकीपर एकदम शॉक हो गया। उसे लगा उसके सामने कोई एक्सपर्ट खड़ा है। तुरंत बोला, ठीक है, 100 युआन दे दो। मैं हंस दिया, अब बात बनी, पैक कर दो। शॉपकीपर कपड़ा उठाने लगा। मैं तुरंत बोला, नहीं, मेरे वाले पुराने कपड़े में ही रैप कर दो। फिर मैं कैजुअली बोला, वैसे ये कपड़ा भी पुराना लग रहा है, सही बायर मिला तो कम से कम 20 युआन तो मिल ही जाएंगे। शॉपकीपर मन ही मन हंस पड़ा। उसे लगा मैं बेवकूफ बन गया। सिर्फ 20 युआन, ले जाओ। मैंने बोला, ठीक है, 20 में ही दे दो। शॉपकीपर खुश हो गया। उसे लगा उसने मुझे लूट लिया, लेकिन असल में मैं उसका असली ट्रेजर ले जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर मैंने जेड पेंडेंट निकाला और सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। सिर्फ वो कपड़ा अपने पास रख लिया। उसके बाद मैं एक अप्रेजल शॉप में घुस गया। यहाँ कोई एक्सपर्ट है? मेरे पास एक वैल्यूएबल आइटम है। रिसेप्शन वाली लड़की मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं तो खाली हाथ आया था। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं। फिर उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े कपड़े पर पड़ी। वो कुछ बोले बिना उस कपड़े को उलट पलट कर देखने लगी। कई बार चेक करने के बाद उसने पूछा, आप ऑथेंटिकेट ये कपड़ा करवाना चाहते हैं? मैं शांत रहकर बोला, हाँ, ये मिंग डायनेस्टी के होंगवू एरा का है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत सीरियस हो गई। मैं कॉल करती हूँ, देखते हैं किसी एक्सपर्ट के पास मिंग डायनेस्टी का क्लॉथ रिकॉर्ड है या नहीं। तब तक मैं बोर होकर साइड में रखा एक टी कप उठाकर देखने लगा। सुपर माउस ऑटोमेटिकली उस पर स्कैन हो गया। मार्केट प्राइस 60,000 युआन। मैं तुरंत एक्टिंग मोड में आ गया। कप को ध्यान से देखते हुए बोला, ये चिंग डायनेस्टी के 3 ग्रेट किल्स में से एक का पीस लग रहा है।
जियांगशी के सीक्रेट पोर्सलेन फायरिंग टेक्निक से बना हुआ। मेरी बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट सेराफिना का एक्सप्रेशन बदल गया। वो शौक में कप को देखने लगी, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, सर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? सिर्फ एक नजर में आपने इस कप की असली पहचान ली। ये काम तो बहुत से प्रोफेशनल ट्रेजर अप्रेजर्स भी नहीं कर पाते। मिस्टर वोंग, लगता है आपने पोर्सलेन पर काफी रिसर्च की है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। इतने में एक 40 इयर्स के आसपास का आदमी अंदर आया। ये है ओल्ड की। उसने मेरे हाथ में पकड़े कपड़े को ध्यान से देखा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। ये कपड़ा वाकई मिंग डायनेस्टी का है और ये एक रॉयल हैंडकचीफ है, इसमें कोई शक नहीं। उसने एम्ब्रॉयडरी को ध्यान से इंस्पेक्ट किया। इस स्टिचिंग को देखो, ये सीधा पैलेस क्राफ्ट्समैनशिप है। कंडीशन भी काफी अच्छी है। ओल्ड की ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बॉस सॉन्ग सच में सिंसियर नहीं है। ठीक है, मैं इसके 1 मिलियन युआन देता हूं। सॉन्ग इकियाओ तुरंत बोला, यंग मैन 1 मिलियन भी बहुत अच्छी प्राइस है। ओल्ड की ने बिना सोचे जवाब दिया, 1.1 मिलियन। सॉन्ग इकियाओ ने दांत भींच लिए, 1.1 मिलियन भी काफी ज्यादा है। मैं अंदर ही अंदर हैरान रह गया। होली क्रैप, ये तो सुपर माउस की एस्टिमेटेड प्राइस से भी ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। मैं सीरियस होकर पूछा, आप सच में 1.1 मिलियन युआन देंगे? ओल्ड की ने सीधा जवाब दिया, 1.2 मिलियन, इससे ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ बोल ही रहा था कि अचानक मेरा फोन बज गया। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से मेरी असिस्टेंट की आवाज आई, मिस्टर वोंग, नॉर्थ पोल का पूरा आइटनरी रेडी हो चुका है, हम कभी भी डिपार्चर कर सकते हैं। फिर उसने कहा, और हाँ, अपना पेमेंट क्यूआर कोड भेज दीजिए, मैं अभी आपका 1.2 मिलियन युआन बोनस ट्रांसफर कर देती हूँ। ये बात सुनते ही ओल्ड की और सॉन्ग इकियाओ दोनों की आंखें फटकर रह गईं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर बिना कुछ और बोले सीधा बाहर निकला। एंट्रेंस पर मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर पहले से वेट कर रहा था। मैं आराम से उसमें बैठा और हेलीकॉप्टर सीधा एयरपोर्ट की तरफ उड़ गया।